नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लर्निंग विद वीके पर, जहां मैं लेकर आता हूं कंपटीशन एग्जाम से संबंधित ढेर सारे महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जीव विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो कि किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए हैं और आगे के भी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला क्वेश्चन है, चींटियों के अध्ययन को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस है, पहला मर्मिकोलॉजी, दूसरा हर्पेटोलॉजी, तीसरा निमेटोलॉजी, चौथा नीडोलॉजी। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, मर्मिकोलॉजी। चींटियों के अध्ययन को मर्मिकोलॉजी कहते हैं, जबकि हर्पेटोलॉजी में सरीसृप वर्ग का अध्ययन किया जाता है। हर्पेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? सरीसृप वर्ग का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में नीमेटोड का अध्ययन किया जाता है। निमेटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? नीमेटोड का अध्ययन किया जाता है। और नीडोलॉजी में पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। नीडोलॉजी में पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। पक्षियों के घोंसलों का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है? हमारे ऑप्शंस है, पहला यूट्रिकुलेरिया, दूसरा डायोनिया, तीसरा ड्रोसेरा, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, यूट्रिकुलेरिया। यूट्रिकुलेरिया जलीय तथा कीटभक्षी पौधा होता है। डायोनिया और ड्रोसेरा भी कीटभक्षी पौधा होता है, किंतु यह जलीय नहीं होता है। ठीक, यह जलीय नहीं होता है, इसलिए यह करेक्ट आंसर नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है जलीय तथा कीटभक्षी पौधा है, तो यूट्रिकुलेरिया जलीय है और कीटभक्षी है। सभी कीटभक्षी पौधे अपने अंदर नाइट्रोजन तत्व की कमी न हो, इसके लिए कीटों का भक्षण करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन तत्व की पूर्ति के लिए कीटभक्षी पौधे कीटों का भक्षण करते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव कशेरुकी नहीं है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला केंचुआ, दूसरा छिपकली, तीसरा मछली, चौथा मेंढक। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए, केंचुआ। केंचुआ कशेरुकी जीव नहीं होता है। अब कशेरुकी जीव कहते किसे हैं? तो कशेरुकी जीव वे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या पृष्ठवंश पाया जाता है। छिपकली, मछली, मेंढक, मानव, ये सभी कशेरुकी जीव होते हैं और इन्हें कार्डेटा संघ में वर्गीकृत किया जाता है। किस संघ में वर्गीकृत किया जाता है? कार्डेटा संघ में वर्गीकृत किया जाता है। जबकि केंचुआ एक अकशेरुकी जीव होता है। अकशेरुकी जीव मतलब जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है, वे अकशेरुकी जीव होते हैं। तो केंचुआ अकशेरुकी जीव है और इसका संबंध एनेलिडा संघ से होता है। किस संघ से होता है? एनेलिडा संघ से होता है, या एनेलिडा संघ में इसे वर्गीकृत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव है? हमारे ऑप्शंस है, पहला यीस्ट, दूसरा शैवाल, तीसरा साइनोबैक्टीरिया, चौथा जीवाणु। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, जीवाणु। कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव जीव जीवाणु है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होता है। इसका आकार लगभग कुछ मिलीमीटर का ही होता है। यह केंद्रक विहीन कोशिका भित्ति युक्त एक कोशिकीय सरल जीव होता है जो लगभग सभी जगह पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है। अगला क्वेश्चन है, वह उत्तक जो एक हड्डी या अस्थि को दूसरी हड्डी से जोड़ता है क्या कहलाता है? हमारे ऑप्शंस हैं, पहला वसामय उत्तक, दूसरा उपास्थि, तीसरा उपकला, चौथा स्नायु। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, स्नायु। वह उत्तक जो एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ता है स्नायु कहलाता है। इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसे इस क्वेश्चन में पूछा है हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला उत्तक क्या है, और दूसरा क्वेश्चन क्या पूछता है कि वह उत्तक जो पेशी को अस्थि से जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? वह उत्तक जो पेशी से
अस्थि को जोड़ता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं कंडरा। क्या कहते हैं? कंडरा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दोनों क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं कि हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला ऊतक क्या है और पेशी को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक क्या है। तो हड्डी से हड्डी को जोड़ने वाला स्नायु और पेशी से हड्डी या अस्थि को जोड़ने वाला ऊतक कंडरा होता है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में उस ऊतक का नाम क्या है जो जड़ों से पौधों के अन्य हिस्सों में पानी और खनिज को पहुंचाता है? जो हमारे ऑप्शंस हैं वो है पहला कैम्बियम, दूसरा जाइलम, तीसरा मेरिस्टोमैटिक ऊतक, चौथा फ्लोएम। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, जाइलम। ऐसे ऊतक जो जल, खनिज लवण और खाद्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों में या विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं वे जटिल ऊतक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जटिल ऊतक कहलाते हैं। अब जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है। जटिल ऊतक दो प्रकार का होता है। पहला होता है जाइलम, दूसरा होता है फ्लोएम। दूसरा क्या होता है? फ्लोएम। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो जो जाइलम होता है यह ऊतक पौधों के जड़, तना और पत्तियों में पाया जाता है। इसके द्वारा पौधों के जड़ों से पौधों के विभिन्न भागों तक जल और खनिज लवणों की आपूर्ति की जाती है। यही हमारा मेन पॉइंट है, किसकी आपूर्ति की जाती है? जल और खनिज लवणों की आपूर्ति की जाती है। जबकि फ्लोएम भी जाइलम की तरह जड़ और तना पत्तियों में पाया जाता है और यह पत्तियों द्वारा तैयार भोज्य पदार्थों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाती है। किसे पहुंचाती है फ्लोएम? भोज्य पदार्थों को। भोज्य पदार्थों को जो पत्तियों द्वारा निर्मित किया जाता है वो पौधों के विभिन्न भागों में पहुंचाती है। तो यही दोनों अंतर है फ्लोएम और जाइलम में। अगला क्वेश्चन है, बीमारी फैलाने वाले एजेंट को क्या कहते हैं? हमारे ऑप्शंस हैं पहला सिक्रेटिन, दूसरा प्रोलैक्टिन, तीसरा एमाइलेज, चौथा पैथोजन। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, पैथोजन। बीमारी फैलाने वाले एजेंट को पैथोजन कहा जाता है। सिक्रेटिन और प्रोलैक्टिन ये हार्मोन्स होते हैं। क्या होते हैं? ये हार्मोन्स होते हैं। और एमाइलेज एंजाइम होता है। क्या होता है? एंजाइम होता है। और पैथोजन बीमारी फैलाने वाले एजेंट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र है। हमारे ऑप्शंस है पहला पाचन तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, चौथा प्रतिरक्षा तंत्र। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, प्रतिरक्षा तंत्र। एड्स बीमारी से प्रभावित होने वाला तंत्र प्रतिरक्षा तंत्र है। एड्स एग्ज़ाम में अक्सर इसके फुल फॉर्म भी पूछ दिए जाते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये इसका फुल फॉर्म होता है। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अक्सर यह भी एग्जाम में पूछ देता है। यह रोग HIV वायरस द्वारा होता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति की रोगों से लड़ने की क्षमता यानी कि प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाती है। इस रोग का विषाणु शरीर की रक्षक श्वेत रुधिर कणिकाओं और मस्तिष्क की कोशिकाओं को प्रभावित करता है, जिसके कारण कुछ वर्षों बाद शरीर सामान्य रोगों से बचाव नहीं कर पाता है और अनेक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है और अंत में रोगी की मृत्यु हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, इबोला है क्या है? हमारे ऑप्शंस है पहला एक सुनामी का नाम, दूसरा अरब देश में संचालित आतंकरोधी अभियान, तीसरा पश्चिमी अफ्रीका में सीमित एक विषाणु रोग और चौथा अफ्रीकी पहाड़ियों में विस्फोटित ज्वालामुखी। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, पश्चिमी अफ्रीकी में सीमित एक विषाणु रोग। इबोला एक वायरस जनित रोग है जो वर्ष 2014 में पश्चिमी अफ्रीका में पहली बार पाया गया था।
इस रोग की पहचान सर्वप्रथम सन 1976 में इबोला नदी के पास स्थित एक गांव में की गई थी और इसी के नाम पर इसका नाम इबोला पड़ा। इबोला एक ऐसा रोग है जो मरीज के संपर्क में आने से फैलता है। इसके चपेट में आकर टाइफाइड, कॉलरा, बुखार और मांसपेशियों में दर्द होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से पौधों में प्रोटीन संश्लेषण के लिए अनिवार्य तत्व है। हमारे ऑप्शंस है, पहला मैग्नीशियम, दूसरा कॉपर, तीसरा नाइट्रोजन, चौथा आयरन। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, नाइट्रोजन। प्रोटीन संश्लेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जैव कोशिका में नया प्रोटीन उत्पन्न होता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व नाइट्रोजन है। इसकी कमी से पौधों की वृद्धि रुक जाती है। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला कार्बोहाइड्रेट प्राप्त करना, दूसरा खनिज प्राप्त करना, तीसरा कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करना, चौथा नाइट्रोजन प्राप्त करना। चूँकि अभी कुछ क्वेश्चन पहले इस क्वेश्चन को लेकर चर्चा हुई थी कि जो कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षण इसलिए करते हैं ताकि उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी ना हो। तो कीट भक्षी पौधों के लिए कीटों का भक्षण करने का प्रमुख कारण क्या है, नाइट्रोजन प्राप्त करना। इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी सही है, नाइट्रोजन प्राप्त करना। कीट भक्षी पौधे जैसे कि यूट्रिकुलेरिया, ड्रोसेरा इत्यादि नाइट्रोजन के लिए ही कीटों का भक्षण करते हैं। कीट भक्षी पौधे उस स्थान पर ज़्यादातर पाए जाते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य सामान्यतया 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला 10 से 12 बार, दूसरा 12 से 16 बार, तीसरा 15 से 20 बार, चौथा 20 से 25 बार। तो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 12 से 16 बार। मनुष्य सामान्यतया 1 मिनट में 12 से 16 बार सांस लेता है। श्वास द्वारा वायु को अंदर खींचने, रोकने और बाहर निकालने की क्रिया को श्वसन क्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया की गति बचपन में अधिक होती है और यह आयु बढ़ने के साथ साथ घटती जाती है। एक स्वस्थ व्यक्ति की नाड़ी 1 मिनट में 72 बार धड़कती है और 12 से 16 बार सांस लेता है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में व्यर्थ एवं हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को क्या कहते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला परिसंचरण तंत्र, दूसरा श्वसन तंत्र, तीसरा उत्सर्जन तंत्र, चौथा उपरोक्त सभी। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, उत्सर्जन तंत्र। शरीर में से व्यर्थ और हानिकारक पदार्थों को बाहर निकालने वाले तंत्र को उत्सर्जन तंत्र कहते हैं। उत्सर्जन की क्रिया पौधों और जंतुओं दोनों में होती है, किंतु पौधों में उत्सर्जन अंग के अभाव के कारण व्यर्थ पदार्थ उनके पत्तियों, छालों, फलों और बीजों आदि के माध्यम से बाहर हो जाते हैं, परंतु प्राणियों में उत्सर्जन के लिए उत्सर्जी अंग होते हैं। मानव अपने शरीर के वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन गुर्दे के माध्यम से करता है। अगला क्वेश्चन है, वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई है क्या है। हमारे ऑप्शंस हैं, पहला न्यूरॉन, दूसरा नेफ्रॉन, तीसरा डेंड्रॉन, चौथा एक्सॉन। तो जो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। वृक्क यानी कि किडनी मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है जो मानव शरीर के अंदर हानिकारक तत्वों को बाहर निकालने और शरीर में तरल पदार्थ, खनिजों आदि का नियमन करती है। वृक्क की रचनात्मक व कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। कितने नेफ्रॉन पाए जाते हैं? लगभग 1,30,000 नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का उत्तक है? हमारे ऑप्शंस है, पहला उपकला उत्तक, दूसरा संयोजी उत्तक, तीसरा पेशीय उत्तक, चौथा तंत्रिका उत्तक। तो जो यहाँ हमारा करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, संयोजी उत्तक। रक्त संयोजी उत्तक होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है
जिसका मुख्य कार्य ऑक्सीजन को फेफड़ों से शरीर के सभी भागों में पहुंचाना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर के सभी भागों से फेफड़ों तक लाना होता है। मानव शरीर में रक्त की मात्रा शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है। कितना होता है? शरीर के भार का लगभग 7 से 8% होता है, जो कि अगर लीटर में बात करें तो लगभग 5 से 6 लीटर के आसपास होता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ये थे जीव विज्ञान से विभिन्न कंपटीशन एग्जाम में पूछे गए प्रश्नों में से कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आने वाले किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप इन सभी प्रश्नों को याद रखिए, तैयार रखिए। आई होप कि ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले एग्जाम्स में आपकी मदद करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे नए वीडियो के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।